हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न 2021 में। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में जो कि कन्नड़ तट के अंतर्गत आता है और इसका कुछ पार्ट मालाबार तट में भी आता है। कन्नड़ तट में इसमें ये बाबू बूदन पहाड़ी और कद्रेमुख पहाड़ी पाई जाती है। फिर मुलालगिरी पहाड़ी ये सी के अंतर्गत आती है कर्नाटका के अंदर। और फिर हम आते हैं केरला में, जो कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी जो कि सर्वोच्चतम है, सर्वोच्चतम इस पे चोटी जो पाई जाती है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। फिर अन्नामलाई कार्डोमम जो कि इलायची के लिए काफ़ी फेमस है। अगस्त्य मलाई पहाड़ी इसे पे स्थित है, ठीक है। और आई थिंक सारा हो गया इसमें जो भी पोर्शन था। ये देखिए कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि देख लीजिए। दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटी पर्यटक स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर है। अन्नामलाई की सर्वोच्चतम चोटी हनाईमुडी है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी है। कार्डिमम पहाड़ियाँ, इस पर इलायची की खेती की जाती है। कार्डिमम का अर्थ है इलायची। विभाजन का पूर्वी तट को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। कोरोमंडल में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आता है। उत्तरी सरकार में आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट और उड़ीसा आता है। फिर उत्कल तट में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एरिया आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे मानचित्र से समझ लेते हैं हम लोग कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ओके। तो सबसे पहले आते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मेलागिरी पहाड़ी पाई जाती है और इसमें जो फेमस पहाड़ियाँ हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो देखिए। जेवादी पहाड़ी, सेरावत, पंचमलाई, पलनी पहाड़ी, सिरुमलाई, विरुष्णद पहाड़ी कोरोमंडल तट पे पाई जाती है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पालकोडा, नागरी पहाड़ी, पहले 3 हैं यहाँ पे, नारकोडा, पालकोडा, मतलब कोडा लास्ट में लगा हुआ है, नालकोडा, पालकोडा, नागरी पहाड़ी, जो कि कोरोमंडल तट के अंतर्गत आती हैं, ये इसमें पाई जाती हैं। और से यहाँ पे इसके अगर बॉर्डर पे हम बात करें अगर हम आंध्र प्रदेश के, तो शेषाचलम पहाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है। फिर नल्लामलाई पहाड़ी और एरामलाई पहाड़ियाँ जो तेलंगाना में पाई जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम उड़ीसा में हमारी है सिंघराजू पहाड़ी, गडजात पहाड़ी और आसिया मुंडा पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी यहीं पे स्थित है, जो कि उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत आती है। इसे उत्कल तट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें महानदी हुगली जो कि पश्चिमी बंगाल की बात कर रहे हैं। और एक जो बस्ता है उत्कल तट के अंतर्गत सिंघराजू पहाड़ी, ठीक है, ये उत्कल तट में आता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। इसको कट करना पड़ेगा। हम बात करेंगे पूर्वी तट का विभाजन। इसमें 3 पार्ट हैं मेनली, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। कोरोमंडल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, उत्कल तट उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में। हम मानचित्र से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम तमिलनाडु में आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसमें देखो जेवात, सेव, राय पहाड़ी, पंचमलाई, पलनी, सीरूमलाई और विरुस नद पहाड़ी पाई जाती है, जो कि कोरोमंडल तट के अंतर्गत आती है, ठीक है। मेलागिरी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, नालकोडा, पालकोडा और नागरी पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा बनता है। और इसके अगर बॉर्डर पे बात करें तो शेषाचलम पहाड़ी इसके बॉर्डर पे पाई जाती है। और फिर इसमें एक पहाड़ी स्थित है जो कि उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है, महेंद्रगिरी पहाड़ी, सॉरी ठीक तो है। आंध्र प्रदेश में एक
पहाड़ी है जो कि महेंद्रगिरी पहाड़ी है, उत्तरी सरकार तट में आती है। फिर हम उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट में गड़जात पहाड़ी, आसिया मुंडा पहाड़ी उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत आती है। फिर उत्कल तट की बात करें तो इसमें उड़ीसा की सिंहराजभूमि पहाड़ी, सिंहराजू पहाड़ी जो कि उत्कल तट के अंतर्गत आती है। ठीक है, ओके। और कुछ पॉइंट इसमें जान लेते हैं। मेलागिरी पहाड़ी तमिलनाडु कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। शेषाचलम जो कि अभी बताया आंध्र प्रदेश कर्नाटक की सीमा पर है। यह भारत का 70वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। एरामलाई पहाड़ी नल्लामलाई तमिलनाडु में, तेलंगाना में स्थित है, कोरोमंडल तट पर आता है। महेंद्रगिरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर स्थित है। पूर्वी तट की सर्वोच्चतम चोटी विशाखापट्टनम भी कहते हैं जिसे। ओके, और इसमें हम जानेंगे भारत में कितने द्वीप हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति निवास करती है, सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। इसमें कुल 572 द्वीप हैं। ठीक है, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लिटिल अंडमान पर ओंग जनजाति रहती है। ओके, और ये है मैप से आप देख सकते हैं। उत्तरी अंडमान, उत्तरी, फिर मध्य में और दक्षिण अंडमान, फिर आता है लिटिल अंडमान। ठीक है, मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तरी, फिर दक्षिणी और बीच में बचा मध्य, फिर आता है लिटिल। अंडमान को 4 भाग में, निकोबार को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो उत्तरी अंडमान पे सैंडल पीक पाई जाती है जो कि सबसे ऊंची है। फिर उस पर आते हैं मध्य अंडमान, इसमें है माउंट डिपो वैली। फिर अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। फिर लिटिल अंडमान पे आते हैं, इसमें माउंट हैरीमेल स्थित है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री। और फिर आते हैं निकोबार पे। निकोबार 4 द्वीप हैं। इसमें कौन कौन से? कार निकोबार, निकोबार और लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार पे माउंट पुलियर पाया जाता है। फिर सुमात्रा, इधर साइड में जो सुमात्रा है उसको 6 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है इंडिया से। मतलब इंडिया का जो निकोबार है और सुमात्रा, दोनों को अलग करने की जो रेखा है वो 6 डिग्री है। ठीक है, फिर इधर आते हैं कुछ और द्वीप हैं। नारकोडा जो कि प्रमुख हैं जहाँ पे सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। फिर बैरन द्वीप है जो कि एकमात्र ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है इंडिया का, बैरन द्वीप पे स्थित। ठीक है, बैरन मध्य अंडमान का एक हिस्सा है। चलिए कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, कल्याण शिखर सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सर्वोच्चतम चोटी है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट थुलियर क्या है? निकोबार की सर्वोच्च चोटी, और यह ग्रेट निकोबार में है। फिर कोको चैनल म्यांमार को लैंडफॉल से अलग करता है। डकन पासेस दक्षिणी अंडमान से लिटिल अंडमान को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो कि हमें पता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर आते हैं पंचाल चैनल जो कि कार निकोबार को नारकोवरी से अलग करता है। फिर सैम्ब्रीबो चैनल जो है नानकोवरी से लिटिल निकोबार को अलग करता है। और फिर आता है प्रायसी चैनल जो कि लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे है, इस पे बात करेंगे। इसमें कितने द्वीप हैं? उसमें मेनली कितने 574 थे। ठीक है, और लक्षद्वीप की बात करते हैं। इसमें 36 द्वीप हैं टोटल। ठीक है, इसका निर्माण प्रवाल से हुआ है जो कि अरब सागर में स्थित है, और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 36 द्वीप स्थित हैं। इसमें अमीनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और वहाँ पे कौन सा था? अंडमान में मध्य निकोबार।
अंडमान मध्य अंडमान जो था वो सबसे बड़ा द्वीप समूह था। और देख लीजिए ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। और इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है। कवरत्ती भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कवारती लिखा रहता है, ठीक है, इतना चलता है। देखो सबसे बड़ा द्वीप अमीनी द्वीप है, फिर एंड्रोटिच सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीनी है, जबकि सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात करें तो एंड्रोट हो जाएगा। फिर कुछ चैनल्स हैं 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनी इकाई से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और मालदीव को अलग करता है कौन सा? 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी इकाई से अलग करता है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल है। ओके, और कुछ पॉइंट इसमें जान लेते हैं। पिटली द्वीप, यहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं, यहाँ पर पक्षियों की प्रधानता पाई जाती है। फिर अंट्रू द्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप का बड़ा द्वीप है। और 9 डिग्री चैनल कन्नूर को मिनिकाय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है, जो कि अभी चर्चा में रहा। चाइना का जो अंतरिक्ष मिशन था वो रॉकेट सहित आके गिरा के यहाँ मालदीव के पास में। शुक्र मनाओ कि कुछ जान हानि की नहीं हुई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। भारत क्षेत्र में स्थित द्वीप, मतलब इंडिया की हमारी जो लैंड है सारी जो एक साथ में है, उसमें स्थित द्वीप की बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लीजिए कौन कौन से। बेला द्वीप है गुजरात में, पाचम द्वीप, कोरी क्रीक और बेयंत द्वीप, ठीक है, ये सब गुजरात में है। फिर आ जाओ महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं जो कि काफ़ी फेमस हैं, और ललिया द्वीप जो कि गुजरात में स्थित है, और सालसेट द्वीप एक मुंबई में स्थित है। ये सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप हो जाएगा। फिर आ जाते हैं कर्नाटका में, उसमें शिव समुद्रम द्वीप और श्रीरंगपट्टम द्वीप स्थित है, ठीक है। फिर आते हैं केरला में, वेलिंगटन द्वीप मानव द्वारा निर्मित है और वेम्बनाड झील से संबंधित है। कौन सा? वेलिंगटन द्वीप। और कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाए जाते हैं। इसमें रामेश्वरम द्वीप है, धनुषकोडी द्वीप इसे भी बोलते हैं, भारत के अधिकार में है। पंबन द्वीप और तिलैया मन्नार, ठीक है। और फिर आ जाते हैं यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर पे, इसमें पुलिकिट झील है और श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, ठीक है, जहाँ की आए दिन परीक्षण होते रहते हैं, ठीक है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र है, ओके। फिर यहाँ से हम आते हैं उड़ीसा में कलान द्वीप है, विलर द्वीप जिसे बोलते हैं, कलान द्वीप, ठीक है। फिर उड़ीसा के पास में एक न्यूमरे द्वीप है जो कि इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है। फिर आते हैं पश्चिमी बंगाल में गंगा सागर द्वीप है, हुगली नदी द्वारा निर्मित है। और माजुली द्वीप जो कि काफ़ी चर्चा में है, मतलब रहता है और हमेशा रहता है। माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पे स्थित है, ठीक है। और कुछ पॉइंट इसमें जान लेते हैं क्या है। न्यूमरे द्वीप क्या है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा के मध्य में है। माजुली द्वीप या विश्व का नदीकृत द्वीप है, या भारत का 36वां द्वीपीय जिला घोषित किया गया, ओके। न्यूमेर द्वीप क्या है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के सुंदरवन डेल्टा द्वारा, ओके। आगे चलते हैं हम, इसमें हाँ सारे पॉइंट हो गए थे। अब हमारा जो टॉपिक वही है, कुछ पॉइंट रह गए थे उसमें बता देते हैं। बेला द्वीप क्या है? यह कच्छ के रण में स्थित है।
बेला द्वीप अभी देख रहे थे कि गुजरात में है। और फिर कोरी क्रीक यह एक कच्छ के रण का हिस्सा है जो कि दलदली क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। यह काठियावाड़ तट से संबंधित है। फिर आते हैं वेयंत द्वीप। यह द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित है। फिर आते हैं द्वीप काठियावाड़ तट से संबंधित है। सालसेट द्वीप मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप महाराष्ट्र के कोंकण तट से संबंधित है। फिर आ जाते हैं सेंट मैरी द्वीप। यह अरब सागर में स्थित है। यह कर्नाटक की मंगलौर से संबंधित है। फिर आ जाते हैं श्रीरंगपट्टनम द्वीप। यह द्वीप कर्नाटक में स्थित है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम और श्री शिव समुद्रम द्वीप जो काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा से, शिव समुद्रम द्वीप। फिर वेलिंगटन भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47 इसी द्वीप से गुजरता है। यह वेम्बनाड झील से संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है NH-47 द्वीप NH-47 मार्ग जो कि नेशनल हाईवे है कहाँ पे है? वेलिंगटन द्वीप पे है जो कि सबसे छोटा है, वेम्बनाड झील से संबंधित है। ठीक है। और श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट से संबंधित है। यह द्वीप पुलिकेट झील को अंडमान निकोबार से अलग करता है। फिर आते हैं अबुल कलाम द्वीप पे, व्हीलर द्वीप जिसे बोलते हैं। यह चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है, अबुल कलाम द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित था। फिर आते हैं राम सेतु का विस्तार। धनुष के आकार का कोड़ी से लेकर तिलैया अनार तक विस्तार पाया जाता है जो कि श्रीलंका के पास में स्थित है, तिलैया अनार। ठीक है, अब हम आते हैं प्रायद्वीपीय पठार पे और कुछ पॉइंट जान लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय में डिफरेंस क्या है। कि प्रायद्वीपीय पठार जैसे कि प्राचीन शैलों का कठोर भूखंड प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, जबकि कोमल शैलों से निर्मित, क्योंकि क्या बोलते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ छोटे छोटे पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बहा के लाते हैं जिसके द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है जो कि कोमल होते हैं। ठीक है, और नवीनतम वलित पर्वत है ये हिमालय। निर्माण उत्खंड के रूप में अरावली जैसी प्राचीन श्रेणियों को में अवस्थित है। ऊंचाइयों के लिए प्रसिद्ध है। दरारों के कारण घाटियाँ पाई जाती हैं। अधिकतर घाटियाँ हैं। धरातल ऊबड़ खाबड़ और गहरा है प्रायद्वीपीय पठार में। और क्या है, आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का कैसे विस्तार हुआ है। यही देखिए, प्रायद्वीपीय पठार में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो कि आर्कियन शैलों के चट्टानों से निर्मित है। और ये दिल्ली से लेकर के जो कि कोड़ी आकार में है, दिल्ली से एक नीलगिरी पहाड़ी तक है। कन्याकुमारी लास्ट में जो हमारा इंडिया का अंतिम बिंदु है, जबकि दक्षिणतम हमारा इंदिरा पॉइंट है। ओके, तो इधर अरावली पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी जो कि पश्चिमी बंगाल, फिर पूर्वी घाट आते हैं आंध्र प्रदेश के साइड। और इधर पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय की नदियाँ भी कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दक्षिण भारत की जितनी नदियाँ हैं सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं, जबकि उत्तर भारत की नदियाँ सदाबहार नदियाँ कहलाती हैं, हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और यह पठार भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये त्रिभुजाकार है। भारत पठार की औसतन ऊंचाई 6 से 900 मीटर तक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इस पठार की पहाड़ियाँ और इनमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पहाड़ियाँ उन सभी की बात करेंगे। और देखो इसमें क्या क्या है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण अरावली पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी करती है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण
नीलगिरी पहाड़ी और पूर्वी सीमा का निर्धारण पूर्वी घाट, पश्चिमी सीमा का पश्चिमी घाट निर्धारण करता है। प्रायद्वीपीय पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है। जैसे छोटा नागौर पठार में कोयला के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आता है और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। और इसे भारत का रूट क्षेत्र घोषित किया गया। इस पठार में मिट्टियों की भी अधिक विविधता पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य बिंदु उत्तरी सीमा दिल्ली से दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी तक है। फिर अरावली श्रेणी की बात कर लेते हैं। विस्तार गुजरात के पालमपुर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली है। अरावली श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। अरावली पहाड़ी को राजस्थान में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें उदयपुर में जर्दा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, टूंडगढ़ मालवाड़ी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जबकि अलवर में हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और आ जाएं दिल्ली में, अगर हम जाने अरावली पहाड़ी को, तो दिल्ली में हम रायल पहाड़ी के नाम से जानते हैं और औसतन ऊंचाई इसकी 900 से 300 मीटर है। ओके, फिर हम चलते हैं। इसमें पहाड़ियाँ जैसा कि मानचित्र से आप लोग देख सकते हैं, अभी हमने बताया कि कौन कौन से कहाँ से पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग। ये राजस्थान का ये जो एरिया है, यहाँ पे देखो हर्षनाथ, मालवड़ और जर्दा पहाड़ी पाई जाती है। हर्षनाथ कहाँ? अलवर में। अरावली पहाड़ी को अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें राजस्थान में अलवर में से हर्षनाथ और टूंडगढ़ में मालवड़ और जर्दा कहाँ पे कहते हैं? उदयपुर में कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली में रायल पहाड़ी कहा जाता है। ओके, फिर इधर देखिए मेवाड़ का पठार ये है, फिर मालवा आ जाता है, फिर विंध्याचल की पहाड़ियाँ ये जो कि गुजरात में और महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में होती हैं। फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। और महाकाल का पठार ये है। फिर दक्कन का पठार ये एरिया पाया जाता है, ठीक है। और छोटा नागौर पठार। फिर आते हैं इसके नीचे मेघालय का पठार भी है, कर्नाटक का पठार। और देखिए इसमें कुछ पॉइंट जो हैं जो याद करना ज़रूरी है। इसमें देखो पहला, अरावली श्रेणी की सर्वोच्चतम चोटी गुरु शिखर है, जो कि बहुत बार पूछी गई है यार, इसको थोड़ा याद कर लें। अरावली पहाड़ी की सर्वोच्चतम चोटी गुरु शिखर है। अरावली श्रेणी के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अरावली श्रेणी के माउंट आबू पर्वत पे कौन सी गुरु शिखर पहाड़ी स्थित है? ठीक है, माउंट आबू कहाँ स्थित है? अरावली पहाड़ी पर। और अरावली पहाड़ी के माउंट आबू पर्वत पे गुरु शिखर चोटी स्थित है, जो कि सर्वोच्चतम चोटी है अरावली श्रेणी की, ठीक है। फिर अरावली श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? लूनी नदी, जो कि राजस्थान के लिए एक समझो वरदान की बात ही है। अरावली श्रेणी से निकलकर पश्चिम में बहते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। फिर बनास नदी अरावली श्रेणी के पूर्व से निकलकर मेवाड़ पठार के बीचों बीच होते हुए चंबल नदी में कोटा के समीप मिल जाती है। कौन कौन सी नदी हो गई? लूनी नदी और बनास नदी, ठीक है। और एक नदी इसमें निकलती है साबरमती नदी, जो कि अरावली श्रेणी से निकलती है। और फिर आते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार जैसे मानचित्र में देखा था आप लोगों ने, मध्य प्रदेश ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित पठार है। मालवा पठार के उत्तर में अरावली पर्वत, बुंदेलखंड, बघेलखंड का विस्तार है। मालवा पठार दक्षिण में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। फिर इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। मालवा पठार से निकलने वाली नदियाँ कुछ इस प्रकार हैं: पार्वती, बेतवा, चंबल, माही। जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है माही, काली नदी, चंबल, ठीक है, बेतवा भी है। यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे दो फ़ायदे हो सकते हैं आपके। यमुना की सहायक नदियाँ जितनी भी हैं मालवा के पठार से निकलती हैं, जितनी भी मतलब कुछ और भी हो सकती हैं, बट मालवा के जो पठार से निकलती हैं वो सारी यमुना की सहायक नदी हैं।
ठीक है। कौन कौन सी? पार्वती, बेतवा, चंबल, माही और काली। फिर भारत का सबसे बीहड़ गढ़वा वाली पहाड़ी क्षेत्र मालवा का पठार है। भोपाल जो कि एमपी में है और बेतवा और पार्वती के दोआब में स्थित है। बेतवा और पार्वती के दोआब में स्थित जिला कौन सा है? भोपाल है। विंध्याचल श्रेणी आ जाते हैं, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल श्रेणी विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। विंध्याचल श्रेणी को ब्लैक रेंज कहा जाता है और उद्योग के रूप में कहा जाता है। ब्लैक रेंज स्थल का वह भाग जिसका मध्यवर्ती भाग उभरा हुआ हो और आसपास का भाग धंसा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं ब्लैक रेंज। ब्लैक रेंज किसे कहा जाता है? विंध्याचल श्रेणी को कहते हैं। ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। फिर विंध्याचल श्रेणी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर कहाँ से पाया जाता है? अगर आपको पता है कि विंध्याचल श्रेणी कहाँ कहाँ पे पाई जाती, तो वहाँ से लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है। कौन कौन सा था? एमपी, गुजरात था और इधर उत्तर प्रदेश था, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया था। ठीक है। विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में मालवा पठार स्थित है, जबकि नर्मदा नदी प्रवाहित होती है इसके। ओके। फिर सतपुड़ा पहाड़ी की बात कर लेते हैं। विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में है। इसका सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़। सतपुड़ा श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि वहाँ पे हम अरावली की बात कर रहे थे, वैसे यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं गुजरात में। गुजरात में राजपीपला, ये मतलब इधर से इधर साइड जाती है। जैसे सतपुड़ा पहाड़ी ये इस टाइप से है। ओके। ये गुजरात हो गया, ये एमपी हो गया, फिर सॉरी महाराष्ट्र, मतलब ये कुछ एरिया इसका महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर ये एमपी हो गया। तो गुजरात में हम कहते हैं इसे राजपीपला, फिर गाविलगढ़ पहाड़ी महाराष्ट्र में, और एमपी में महादेव पहाड़ी कहते हैं। ओके। एमपी तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर मैकाल का पर्वत है। एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पे कौन सा पर्वत है? मैकाल पर्वत। ठीक है। आप मानचित्र से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये नर्मदा नदी बह रही है और ये कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है। इसको यहाँ पे हम गुजरात का ये कुछ हिस्सा है। ठीक है। मैप में थोड़ा गड़बड़ बना है क्योंकि गुजरात का हिस्सा यहाँ से, तो एमपी इसकी पहाड़ियाँ यहाँ से कुछ ऐसे हैं। ठीक है। तो गुजरात में हो गया राजपीपला, फिर यहाँ पे एमपी में आ गए गाविलगढ़, फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं और यहाँ से नदियाँ कौन कौन सी इसके समानांतर नदियाँ हैं? नीचे पोर्शन में ताप्ती नदी है, जबकि उत्तरी भाग में कौन सी है? नर्मदा नदी। और ये देखिए, इस पहाड़ी का पूर्वी भाग में मैकाल पर्वत है। ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं छोटा नागपुर पठार। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे? झारखंड, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ में है। इसको थोड़ा अलग टाइप से लिख दिया, 36गढ़ छत्तीसगढ़। ठीक है। और सर्वाधिक हिस्सा पश्चिमी बंगाल में छोटा नागपुर पठार का। और छोटा नागपुर पठार 3 पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। हजारीबाग, रांची का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल पठार पहाड़ियाँ बोला जाता है। ठीक है। और देखिए इसमें यह है छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
बट कुछ चीज़ें हैं, आगे देख लेते हैं। यह पठार खनिज संसाधन, यही मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत में सबसे संपन्न क्षेत्र होने के कारण इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, भारत का रूर क्षेत्र क्यों कहते हैं और किस स्थान को कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन सबसे अधिक पाए जाते हैं। यह पठार वन संपदा की दृष्टि से भी संपन्न है। यहाँ मुख्य रूप से सागवान, शीशम, जामुन के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और आप लोग मैप से देख सकते हैं, मैप में ये दिखाया गया है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा ये देखो, लगभग 3 राज्यों में है। ओके, फिर छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्चतम चोटी पारसनाथ है, जो कि राजमहल पहाड़ियाँ, अभी बताया गया था कि 3 इसकी मेनली पहाड़ियाँ हैं, जिसमें राजनाथ पहाड़ी पर सर्वोच्चतम चोटी पारसनाथ स्थित है। रांची के पठार से दामोदर नदी निकलती है, जो कि हुगली की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी रांची की पठार से निकलकर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये देखो स्वर्णरेखा नदी, जो कि उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्वर्णरेखा नदी। और किस पर्वत पठार से निकलती है? रांची के पठार से। रांची के पठार से दामोदर और स्वर्णरेखा नदी। फिर ब्राह्मणी नदी रांची की पठार से निकलकर उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ इससे हो गई छोटे नागपुर पठार से? दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पारसनाथ हो गया। इसे रूर क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं पूरे इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से वन भी पाए जाते हैं? काफ़ी संपन्न क्षेत्र है वन की दृष्टि से। इसमें सागवान, शीशम, जामुन और मेहंदी कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, पारसनाथ चोटी यहाँ की ऊंची चोटी है। फिर हमारा जो आ जाता है टॉपिक है मेघालय में पठार की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं। मेघालय में मेनली 3 अधिकतर पूछी जाने वाली जो चोटियाँ हैं। मेघालय में पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी जयंती हैं, जो कि रट्टा मारे होंगे आई थिंक सभी। ठीक है, शिलांग का पठार भी है यहाँ पे। देखिए, फिर दक्कन के पठार पे आ जाते हैं। दक्कन जो कि काफ़ी ब्रॉड क्षेत्र में स्थित है। एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में है। जैसा कि आप लोग मैप से देख सकते हैं, ये एरिया है। ठीक है, दक्कन का पठार, और इसकी औसतन ऊंचाई उत्तर में है 300, दक्षिण में 900। दक्षिण में मतलब ज़्यादा है और उत्तर में कम है। दक्कन का पठार सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसलिए इसे महाराष्ट्र का पठार भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें ये चीज़ है कि ये सबसे बड़ा पहाड़ी पठार एरिया जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है और सबसे भारतीय भूभाग का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, और ये अधिकतम राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दक्कन का पठार में काली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कपास की खेती अधिकतम होती है। दक्कन पठार से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। ये देख लो, नदियाँ ज़रूरी हैं क्योंकि पूछ लिया जाता है। गोदावरी नदी, जो कि दक्कन के पठार को 2 भागों में बांटती है। कृष्णा नदी, यह नदी दक्कन पठार में बहने वाली गोदावरी नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिफरेंस क्या मतलब, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है, कितनी इसमें सीमा आती है। ठीक है, और इंडिया के अंतर्गत कितना सीमा क्षेत्र है, कौन कौन से तट आते हैं पश्चिमी और पूर्वी तट में, कौन कौन से बंदरगाह आते हैं, सभी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जैसा कि मानचित्र से आपको दिख रहा है। ठीक है, और देखिए क्या है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिफरेंस। विस्तार इसका, पश्चिमी घाट की बात करते हैं सबसे पहले। इसका विस्तार
ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। ताप्ती जैसा कि गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। और कन्याकुमारी दक्षिण में। सबसे लास्ट पॉइंट हमारी भूमिका है, जबकि इंद्राकूल हमारा दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, इंद्रा पॉइंट जिसे बोलते हैं। और चौड़ाई की अगर बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर है पश्चिमी तट की, और दीवार की भांति खड़ा हुआ है, जिसे दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। दर्रे मतलब पासेस होते हैं, एक रास्ता होता है जिसके द्वारा हम मतलब एक छोर से दूसरे छोर जा सकते हैं। औसत ऊंचाई इसकी 1000 से 1200 मीटर है। जैव विविधता, बड़ी नदियों का स्रोत, प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। किस तट पे? पश्चिमी तट पे। अरब सागर के द्वारा आने वाली दक्षिण पूर्व मानसून पवनों के लगभग लंबवत दिशा में है और तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्व मानसून से किस तट पर वर्षा होती है, पश्चिमी या पूर्वी? तो पश्चिमी तट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम पूर्वी घाट की बात करते हैं, पूर्वी तट की बात करते हैं। यह उड़ीसा से नीलगिरी पहाड़ी, जो कि दक्षिण में केरला में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी, और इसकी चौड़ाई 200 से 100 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम का 50 से 80 किलोमीटर था। संरचना की दृष्टि से इसमें एक रूपता नहीं पाई जाती है। इसकी ऊंचाई औसतन 600 मीटर है। नदियों द्वारा कई भागों में विभाजन, बड़े नदियों का उद्गम स्रोत नहीं है। कृत्रिम बंदरगाहों की संख्या अधिकतम है। वर्षा कम होती है, ठीक, और यहाँ पे लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा अधिक हो जाती है, ओके। और फिर हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में मेनली 4 पार्ट किए गए, और देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैप के द्वारा। एक मिनट, मैप के द्वारा आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये गुजरात का एरिया हो गया, ठीक है, ये महाराष्ट्र, फिर ये पॉइंट हो गया गोवा, ये गोवा है, फिर ये कर्नाटका का कुछ एरिया आता है, फिर केरला आ जाता है ये, ओके। तो यहाँ पे देखो काठियावाड़ कहाँ से कहाँ तक है। काठियावाड़ तट सबसे ऊपर है, जो कि गुजरात से लेकर के मुंबई बंदरगाह तक है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, जब कोंकण तट की बात करते हैं, वो गुजरात और महाराष्ट्र गोवा में। कोंकण तट कभी कभार ये गलती हो जाती है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कोंकण तट किस राज्य में पड़ता है, तो हम लोग क्या कर्नाटका बता देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। इसका गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा में पड़ता है, कर्नाटक को छोड़ के, कर्नाटक और केरल को छोड़ करके। फिर अगर कन्नड़ की बात करते हैं, कन्नड़ जो है गोवा और कर्नाटका में पड़ता है, ये भी केरला में नहीं पड़ता है, ठीक है। अब एक जो बचा है लास्ट, कौन सा है? मालाबार तट। मालाबार तट जो है वो केरला में पड़ता है, तमिलनाडु में, और कर्नाटक में कुछ इसका पोर्शन पड़ता है। तो कौन कौन से तट हो गए? पहला हो गया काठियावाड़, कोंकण तट हो गया, फिर हो गया कन्नड़ी तट, फिर हो गया हमारा मालाबार, ठीक है, 4 तट हो गए। तो पहला कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र कोंकण में, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। फिर कन्नड़ में, अगर कन्नड़ या कोंकणी तट जो था वो गोवा और कर्नाटक में था। मालाबार जो है केरला और तमिलनाडु, और ठीक है, लैगून की प्रधानता इसमें अधिकतम पाई जाती है। कौन से? मालाबार तट में। अब विस्तार देख लेते हैं। विस्तार तो अभी देख ही चुके हैं कि कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक है, और चौड़ाई 64 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण में अधिक चौड़ा, मध्य में कम है। 4 भाग हैं, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। काठियावाड़ कांदला बंदरगाह, जबकि कोंकण में मुंबई बंदरगाह, और कन्नड़ में 4 बंदरगाह आते हैं, मर्मगोवा और मंगलोर, 2 ही आते हैं मेनली जो हैं। फिर उसके बाद मालाबार तट में कोच्चि बंदरगाह आता है, ओके। आगे देखते हैं।
ये क्या। और अब हम जो बात करने वाले हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात करेंगे कि पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मेनली पश्चिमी घाट के 4 घाट हो गए। कौन से? काठियावाड़, कन्नड़, कुंकड़ और मालाबार तट। ठीक है। और इनकी पहाड़ियों की बात करेंगे हम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले काठियावाड़ में बात करेंगे सौराष्ट्र तट भी जिसे बोला जाता है। इसमें कच्छ पहाड़ी, मांडवा पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गिर के जंगल यहाँ पे पाए के लिए फेमस है। ठीक है। सबसे अधिक संख्या यहाँ पे लाइन की पाई जाती है। और फिर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ी हैं? गाविलगढ़ पहाड़ी, अजंता और एलोरा की पहाड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, तो सभी को पता होगा। बालाघाट पहाड़ी यहीं पे है, हरिश्चंद्र श्रेणी यहीं पे स्थित है। ठीक है। और पहाड़ियों की बात करें अगर तो सलहर पहाड़ी, कलसूबाई, गोदावरी का उद्गम स्थान कलसूबाई पहाड़ी से है जो कि नासिक में है। और यहाँ पे महाबलेश्वर पहाड़ी भी है जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। ये कोंकण तट में आते हैं। ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हो गई महाराष्ट्र में? मेनली सलहर, कल्लूबाई, महाबलेश्वर,